मुझे भारतीय विदेश मंत्री का फोन आया। उन्होंने कहा पाकिस्तान परमाणु मिसाइल तैयार कर रहा है। फिर मैंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा से बात की। उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है, बल्कि हमें शक है कि ऐसा खुद हिंदुस्तान कर रहा है। रात का सन्नाटा था। वियतनाम का एक होटल। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो चैन की नींद सो रहे थे। तभी फोन की एक घंटी बजी। पॉम्पियो को नींद से जगाया गया। एक छोटे से कम्युनिकेशन रूम में उनको बैठाया गया। साल था 2019। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। 40 भारतीय जवान शहीद हुए थे, मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। हिंदुस्तान ने जवाब में बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी थी। माइक पॉम्पियो का दावा है कि इस वक्त दोनों देश परमाणु युद्ध के मुहाने पर थे और दुनिया को इस बात की भनक नहीं थी। फोन पर उनकी किससे क्या बात हुई, इसका ब्यौरा हमने आपको दे दिया। पॉम्पियो कहते हैं कि कई घंटों तक चली बातचीत, मनुहार और कूटनीति के बाद जाकर टली थी ये संभावित जंग। हालांकि उनके इस दावे की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। हो सकता है कि उन्होंने किताब को सनसनीखेज बनाने के लिए ऐसा दावा किया हो, लेकिन हालिया समय में पाकिस्तान से फिर से कुछ वैसी ही बयानबाजियां हो रही हैं। यहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 28 अप्रैल को एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो न्यूक्लियर बटन दबेगा। वहाँ के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भी धमकी दी है और भी ज़्यादा खुले शब्दों में कहा है हमारी शाहीन और गजनवी जैसे 130 मिसाइलें हिंदुस्तान के लिए ही हैं, दिखावे के लिए नहीं। पाकिस्तान जब जब प्रेशर में रहता है तो इस तरह की गीदड़ भभकियां देने लगता है, क्योंकि उसकी सेना की पारंपरिक हथियारों की ताकत हिंदुस्तान के मुकाबले कई गुना कम है। बहरहाल धमकियां देना आसान है, लेकिन क्या ऐसा असल में हो भी सकता है? इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कौन से नियम बनाए गए हैं परमाणु हथियारों को? दोनों देशों के पास कितनी परमाणु ताकत है और दोनों ने इसे हासिल कैसे किया? आज के शो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब अपन ढूंढेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय की रस्म। अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Hire and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आज की दुनिया में जब कोई मुल्क परमाणु बम की बात करता है तो लोग ईरान की ओर देखते हैं। एशिया में भी एक वक्त पर ऐसी ही नींव पड़ी थी। तब दुनिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ओर देखती थी। कोई भी देश जब परमाणु हथियार बनाने की ओर कदम बढ़ाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जो उसके अस्तित्व पर किसी खतरे से जुड़ती है। भारत के लिए ये वजह 1962 की जंग में चीन से हार थी। पाकिस्तान के लिए ये वजह थी 1971 की जंग में भारत से हार। 1947 में दोनों मुल्क पैदा हुए। भारत में जनवरी 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की नींव रख दी गई। परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इसकी कमान सौंपी गई। लेकिन शुरू के वर्षों में भारत परमाणु विज्ञान को सिर्फ शांतिपूर्ण मकसद के लिए ही इस्तेमाल करना चाहता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद इसके बड़े पैरोकार थे। नेहरू ने उस दौर में परमाणु बम को बुराई का प्रतीक कहा था, मगर भाभा तैयार थे। फिर 1962 में चीन हमले के बाद भारत को पॉलिसी बदलनी पड़ी। परमाणु कार्यक्रम का सैन्य पक्ष शुरू हुआ, लेकिन आगे चलकर 2 ऐसे हादसे हुए जिन्होंने इस सफर को तगड़ा झटका दिया। पहला, ताशकंद समझौते के बाद जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन। दूसरा, ठीक 13 दिन बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की प्लेन क्रैश में मौत। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। कई लोग आज भी मानते हैं कि भाभा की मौत एक सोची समझी साजिश थी। CIA का हाथ भी इसमें बताया गया, लेकिन कोई सबूत इसके लिए मिला नहीं। उधर पाकिस्तान में भी हलचल थी। 1965 की जंग में भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान हिल गया था। भारतीय परमाणु कार्यक्रम की आहट पाकर वो और बेचैन हो गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया, अगर भारत बम बनाता है तो हम घास खा लेंगे, पत्ते खा लेंगे, लेकिन अपना बम जरूर बनाएंगे। भुट्टो की ये जिद ही शुरुआत बनी, लेकिन उनके पास डॉक्टर भाभा जैसा कोई नहीं था। ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना टेक्नोलॉजी और ना पैसा। तो उन्होंने रास्ता चुना बेईमानी का, चोरी का। उन्होंने दुनिया से परमाणु तकनीक को चुराने का नेटवर्क खड़ा किया और इसकी धुरी बना एक नाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। कदीर खान ने यूरोप की
यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी को चुराया। वो उरेंको नाम की डच कंपनी में काम कर रहा था, वहीं से उसने डिज़ाइन चुराए और पाकिस्तान आ गया। कदीर खान वहाँ का हीरो हो गया पाकिस्तान का। इस बीच भारत ने अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। 1974 में इंदिरा गांधी के शासन में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने कहा ये टेस्ट शांतिपूर्ण मकसद के लिए था, लेकिन दुनिया ने इसे समझा। भारत अब एक एटॉमिक ताकत है। अमेरिका, कनाडा और जापान भड़क उठे। भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। उधर पाकिस्तान ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने चीन से मदद मांगी। चीन ने चुपचाप पाकिस्तान को परमाणु तकनीक देने में मदद की। सऊदी अरब और लीबिया जैसे इस्लामी देशों से फंडिंग मिली और अंडरग्राउंड काम जारी रहा। 1980 और 90 का दशक आया। भारत ने अपना सिस्टम खड़ा कर लिया था। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कमान संभाली और फिर आया पोखरण 2। कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। 5 बम फोड़े गए, पूरी दुनिया हिल गई। 3 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान की चागई पहाड़ियों में अपने बम फोड़े। अमेरिका के दबाव में आकर भी नहीं रुके। ये था एशिया का एटॉमिक विस्फोट। भारत और पाकिस्तान दोनों अब डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स थे, घोषित परमाणु शक्तियां। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क था। भारत के पास एक साफ नीति थी, नो फर्स्ट यूज, यानी भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब जरूर देगा। पाकिस्तान ने कभी ऐसी कोई नीति सार्वजनिक नहीं की, ना 1998 में ना आज तक, बल्कि एम्बिग्विटी को ही नीति बना लिया। खुलकर कभी नहीं कहा कि पहला हमला करेंगे या नहीं, लेकिन परमाणु बटन की धमकी खुलेआम थी। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह सिविलियन कंट्रोल में रखा। कमांड एंड कंट्रोल का ढांचा बेहद सख्त है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होकर चुने गए लोगों के हाथ में है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA ये तय करने के लिए जिम्मेदार है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। NCA में एक राजनीतिक परिषद है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और एक कार्यकारी परिषद है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं। पाकिस्तान में तस्वीर बिल्कुल उलट है। वहाँ फौज सीधा कंट्रोल करती है, ISI जैसी एजेंसियों का सीधा दखल है और नेशनल कमांड अथॉरिटी महज दिखावा है। असल में फैसला रावलपिंडी से लिया जाता है। भारत ने 1999 में अपनी परमाणु नीति को सार्वजनिक किया, ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के जरिए। इसमें कुछ बेहद साफ बिंदु थे। पहला, परमाणु हथियार सिर्फ डेटरेंस के लिए होंगे, यानी सुरक्षा के लिए होंगे। दूसरा, भारत कभी पहले हमला नहीं करेगा। भारत कभी भी नॉन न्यूक्लियर देशों के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब प्यूनिटिव होगा, दंडात्मक होगा, यानी ऐसा जवाब होगा जो सामने वाले को हमेशा के लिए पछतावा दे। और पांचवा, भारत का प्रोग्राम ट्रायड बेस्ड होगा, यानी स्थल, जल, वायु तीनों माध्यमों से जवाब देने की क्षमता होगी, त्रिआयामी होगा। पाकिस्तान ने डॉक्ट्रिन नहीं दी, लेकिन सेना और बाकी लीडर्स के जरिए जो संकेत आए उनसे ये समझा जा सकता है। पाकिस्तान की नीति पूरी तरह भारत केंद्रित है। उसका परमाणु आर्सेनल भारत के पारंपरिक ताकत को संतुलित करने के लिए है। पाकिस्तान विश्लेषक मानते हैं कि नो फर्स्ट यूज स्वीकार करने का मतलब है अपने डेटरेंस को कमज़ोर करना, इसलिए एम्बिग्विटी बनाई रखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, हमने कभी तकनीक लीक नहीं की। और पाकिस्तान, डॉक्टर कदीर खान का पूरा नेटवर्क लीक हो गया। नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया तक पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी बेची, पूरी दुनिया जानती है। भारत की सुरक्षा नीति व्यापक है। उसका डॉक्ट्रिन सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, वहीं पाकिस्तान की नीति सिर्फ भारत तक सिमटी हुई है। भारत को ही ध्यान में रख करके उन्होंने सब कुछ बुना है। वो किसी और को संभावित दुश्मन नहीं मानता और यही उसकी रणनीतिक सीमा भी, लिमिटेशन भी बन जाती है। भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड खड़ा किया, जमीन, हवा और समंदर तीनों से मार करने की ताकत बनाई। अग्नि मिसाइलें, INS अरिहंत जैसे न्यूक्लियर सबमरीन और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू जहाज। पाकिस्तान अब भी चीन पर निर्भर है। उसकी न्यूक्लियर सबमरीन आज भी सपना है। उसकी ताकत सिर्फ ज़मीन और एयरक्राफ्ट तक सीमित है। आज भारत के पास अनुमानित तौर पर 172 वॉर हेड्स हैं, पाकिस्तान के पास 170 के आसपास। लेकिन फ़र्क क्वालिटी, डिलीवरी सिस्टम और कंट्रोल में भी है। ये लगभग बराबर की संख्या तब और मौजूद हो जाती है जब आप मिसाइल रोकने की क्षमता का आकलन करें। बराबर मिसाइल रख करके क्या करोगे जब हमारी दागी हुई मिसाइल रोक ही नहीं पाओगे। हमने दोनों देशों की सैन्य ताकत की तुलना आसान भाषा के एक एपिसोड में की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। भारत ने कभी भी परमाणु ब्लैकमेलिंग का सहारा नहीं लिया, ना ही सीमा पर हलचल होते ही परमाणु हमला करने की धमकी दी। वही पाकिस्तान का इतिहास रहा है इस तरह की धमकियां देने का। अब सवाल ये नहीं है कि उसके पास कितने हथियार हैं, सवाल ये है कि उसके पास उनका कितना कंट्रोल है और उसका कंट्रोल किसके पास है। जानकारों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। और
अब 25 साल से ज्यादा हो गए हैं न्यूक्लियर टेस्ट को, अभी तक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं रहने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो नो फर्स्ट यूज जो भारत कहता है उसको वो नहीं स्वीकारते हैं। वो ये मानते हैं कि उनकी कन्वेंशनल इंफीरियोरिटी है भारत के जो परंपरागत फोर्सेस हैं उनसे, इसलिए वो फ्री होंगे नो फर्स्ट यूज करने के लिए, यानी या नो फर्स्ट यूज अग्रीमेंट नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, यानी फर्स्ट यूज कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनका न्यूक्लियर ट्रायड है जो जल थल और वायु तीनों पर न्यूक्लियर वेपन केपेबल उनके प्लेन्स हैं या जहाज हैं या बैलिस्टिक मिसाइल है, वो तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनकी शाहीन 3 मिसाइल जो है, जो जिसका वो कहते हैं करीब 2700 किलोमीटर रेंज है, वो ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान से अंडमान निकोबार आइलैंड तक वो जा सकती है। तो इसका टोटल अगर आप कंटेंट देखें तो आप ये पाएंगे कि उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं रहना उनकी स्ट्रैटेजी है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई है जिन्होंने 24 मई 2023 को ये कहा था कि हमारा जो है वो एक जीरो रेंज वेपन भी हमने डेवलप किया। और जीरो रेंज वेपन आप जानते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल से या प्लेन से नहीं डिलीवर किया जा सकता है या शिप से नहीं डिलीवर किया जा सकता है, बल्कि वो कन्वेंशनल स्मॉल आर्म्स से भी डेवलप किया था, जैसे M28 M29 डेवी क्रॉकेट स्टाइल राइफल सिस्टम जो अमेरिका के पास है, कुछ वैसा डेवलप किया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कहने का मतलब है कि वो आर्टिलरी शेल्स के तरह भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंड माइन्स भी न्यूक्लियर मिसाइल्स न्यूक्लियर लैंड माइन्स भी बिछा सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि वो एक तरह सा भय क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने डिट्रैक्टर्स को में, और खासकर भारत में, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर एडवर्सरी है वो भारत ही है और चीन तो उनका मित्र ही है। तो इस तरह नहीं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रहना भी एक डॉक्ट्रिन है, जिसके चलते ये पता चलता है कि वो पूरी तरह से एक संशय की स्थिति में अपने पड़ोसियों को खासकर भारत को रखना चाहते। हमने जानकारों से पूछा कि क्या वर्तमान में या भविष्य में मौजूदा तनाव की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि ये दोनों देश परमाणु जंग की ओर बढ़ जाएं? क्या ये एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है? देखिए, न्यूक्लियर वेपन का पहला जो ध्येय होता है वो डेटरेंस होता है, युद्ध नहीं होता है। यानी हम अगले जो आपका जो एडवर्सरी है उसको हम ये चेताते हैं कि देखिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और दूसरा भी यही करता है कि वो डेटरेंस को उस और एक थ्रेशहोल्ड कहते हैं इसको उस न्यूक्लियर पार्लेंस में, कि वो थ्रेशहोल्ड जो है वो हम क्रॉस नहीं करते हैं। यानी हमारे पास पिस्तौल है मान लीजिए, तो हम उसको पास रखते हैं, उसको निकाल के दिखाते नहीं, क्योंकि अगला भी पिस्तौल दिखा सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड को भी लेकर है। सब मानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आर द लास्ट वेपन्स ऑफ ऑफेंस, यानी जितने भी कन्वेंशनल आर्म्स खत्म हो जाएं और जितने भी सोल्जर्स मारे जाएं या नेवी खत्म हो जाए, एयरफोर्स खत्म हो जाए, उसमें यूज किया जा सकता है। और भारत ने तो नो फर्स्ट यूज ट्रीटी साइन करने के लिए बहुत दिनों से पाकिस्तान को कहा है, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा है। यानी पॉसिबिलिटी तभी है जब वो अपने लेवल को, थ्रेशहोल्ड को खत्म कर देते हैं। और पाकिस्तान का यह मानना है कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स खत्म हो जाए किसी भी कारण से अटैक करने के बाद, तो न्यूक्लियर वेपन यूज किया जा सकता है। इंडस वैली को अगर क्रॉस करती है भारतीय सेना तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर पाकिस्तानी नेवी को ब्लॉक कर देती है अरेबियन सी में इंडियन नेवी या कोई नेवी, तब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। और उनका ये भी है कि वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन ये एक चीज क्लियर है कि वो और उनका पहला आप स्टेटमेंट सुनेंगे, चाहे बिलावल हो, चाहे उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, चाहे उनके शहबाज शरीफ हो, सब कहते हैं कि वी आर न्यूक्लियर वेपन केपेबल स्टेट्स। यानी उनका पहला ही थ्रेट होता है न्यूक्लियर वेपन। तो वो जानते हैं कन्वेंशनल वॉर्स में नहीं कर, तो पॉसिबिलिटी है, बट बहुत मिनिमम पॉसिबिलिटी है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे समय में उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो भी वॉर होगा उसका लास्ट फेज जो होगा वो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है।
परमाणु हथियारों की बात यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमें इनकी बात कभी करनी ही ना पड़े। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी बाकी क्या अपडेट्स हैं, भारत पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, आतंकियों को ऐसे जघन्य हमले की प्लानिंग करने के लिए पैसे कहां से मिलते हैं और अमेरिका जैसे देशों का इस तनाव पर जो रुख है उसको कैसे समझा जाए, ये सब कुछ जानने के लिए आप आज का लल्लन टॉप शो देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा सुनिए। इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व अफसर आदिल रजा से बातचीत उन्होंने की है, जो अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो गए हैं। आदिल रजा ने पहलगाम हमले की प्लानिंग के बारे में क्या खुलासे किए, इस हमले के पीछे जनरल आसिम मुनीर की कितनी संलिप्तता है। Well, Geeta, that's what I've been saying all along, and that's why I am facing libel litigation here in the UK by the ISI itself in the Royal Court of Justice, because I've been exposing these machinations of Asim Munir, who wants to become Ziaul Haq 2.0, using the military and religious fundamentalist machinery as it was used during the tenure of Ziaul Haq to extend his tenure for another, extend his tenure to 5 years, and he's going to complete his 3 years term in this November. So he wants it to go for another 2 years, and then he wants an extension for another 5 years. So he wants to become the super king, the Khalifa, and that suits him well once the Chinese wants him to engage the Indians. And he can do whatever he wants to do in Pakistan, because the Chinese believe in the policy of non-interference. So definitely that's what Asim Munir is planning. He is using all this religious fundamentalist organizations for his personal benefit, because he does not want democracy to come back. He does not want Imran Khan to come back from jail, who the people is voted for. So definitely that is at play, and मौजूदा समय में ऐसी खबरें चल रही हैं कि आसिम मुनीर ने ये सारा नाटक पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत का तख्ता पलट करने के लिए रचा है। तो क्या पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट हो सकता है? क्या ये एक आशंका है? क्या शहबाज शरीफ भी अपने बड़े भैया नवाज शरीफ वाले कांड का शिकार होंगे? इस पर हमने दुनियादारी के पिछले एपिसोड में विस्तार से बात की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हालिया तनाव के बीच दोनों देशों के लोग अपने अपने वतन वापस पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान ने बीते दिनों वाघा बॉर्डर के गेट बंद कर दिए थे, जो 2 मई को खुले गए। जो पाकिस्तानी भारत में फंसे थे उन्हें वतन वापस अपने लिया गया। अभी तक 926 पाकिस्तानी भारत से पाकिस्तान गए हैं। 1841 भारतीय पाकिस्तान से भारत वापस आए हैं। बड़ी खबर सेगमेंट यही तक। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी अमेरिका से है, जहां सिग्नल चैट लीक विवाद का अंत होता नजर नहीं आ रहा। मामले में फंसे अमेरिकी एनएसए माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद से हटा दिया है और अब उनकी जगह विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एनएसए की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। रूबियो हेनरी किसिंजर के बाद पहले व्यक्ति होंगे जो एक साथ विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद संभालेंगे। वहीं वॉल्ट्ज को अब अमेरिकी प्रशासन ने नई जिम्मेदारी सौंप दी है, यूनाइटेड नेशंस में अगले अमेरिकी राजदूत की। इसकी जानकारी ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके दी है। आपको मालूम ही होगा, ये चैट लीक कांड तब सामने आया जब मार्च के महीने में वॉल्ट्ज ने अनजाने में द अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग को एक सिग्नल ग्रुप में जोड़ दिया था, जहां यमन में हो रहे हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी मिसाइल हमलों के बारे में जानकारी शेयर की जा रही थी। बाद में जब गोल्डबर्ग ने इस बात का खुलासा किया, तब से अमेरिकी राजनीति में बवाल मचा हुआ था। अगली सुर्खी यूरोपियन कंट्री माल्टा से आई है। भूमध्य सागर का एक टापू देश है ये। यहीं से कुछ खाने पीने का सामान और दवा लिए हुए एक जहाज गजा जा रहा था, जिस पर 2 मई को ड्रोन से हमला हुआ। माल्टा तट के निकट इंटरनेशनल जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज में आग लग गई। इस पे 16 लोग सवार थे, जिसमें 12 चालक दल के सदस्य थे और 4 नागरिक थे। माल्टा सरकार ने कहा कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हमले के बाद माल्टा ने एक जहाज को तुरंत ही सहायता के लिए वहां भेज दिया। ये जहाज फ्रीडम फ्लोटिला कोलिजन की थी। ये कोलिजन गजा पर इजरायली नाकाबंदी को समाप्त करने के लिए अभियान चला रही है। साथ ही गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि बीते 2 महीनों से इजराइल ने गजा में किसी भी तरह की मानवीय मदद जाने पर रोक लगा रखी है, जिस वजह से वहां हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। एफएफसी ने कहा है कि माल्टा के समयानुसार रात के करीब 12:30 बजे एफएफसी के सिविलियन जहाज पर हमला किया गया और इन ड्रोन हमलों के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। एफएफसी ने एक्स पर एक
वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक जहाज धू धू कर जलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एफएफसी ने कहा कि 21 देशों के कार्यकर्ता गजा में सहायता पहुंचाने के मिशन में जुटे हुए हैं। वहीं इन हमलों पर उन्होंने कहा कि इजरायली राजदूतों को बुलाया जाना चाहिए और उनसे इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन के बारे में जवाब मांगा जाना चाहिए। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले एक दिन पहले 4 मई को रिलीज होगा एक्टर प्रकाश राज का गेस्ट इन द न्यूज रूम का एपिसोड। वो भी देखिए और अपनी राय हमें बताइए। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। शुभ रात्रि।